Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial, and in this lesson we are going to talk about Horace and his works. So let's see first the topics. So we will be going through the basic idea about Horace and what he did, and later we will be talking about his work, important work, Ars Poetica, and the parts of there are three parts of Ars Poetica. First is Poesis, second is Poema, and third is Poeta. So we will talk about these all in detail in this video, and we'll be making some notes. If you wish to join, you can join on WhatsApp. So let's start today's lesson. So we have already done 3 chapters in literary theory and criticism. So if you haven't watched them, you can go there and you can check out those videos. I will just pin all the links there in comment box, so you can check out there in comment box as well. When Horace came, it was 65 to 8 BC, and it was a fresh beginning in literary criticism after Plato and Aristotle, you can see. And what Cicero had done in the sphere of rhetoric, same was done by Horace into the realm of poetry. तो जो सिसरो ने रेटोरिक के लिए किया था, वही सेम थिंग हॉरेस ने पोइट्री के फील्ड में किया था. अगर आप सिसरो के बारे में थोड़ा सा एक दो फैक्ट अगर याद रख लेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. ही वॉज अ माइनर कैरेक्टर इन जूलियस सीजर. सिसरो एक माइनर कैरेक्टर था जूलियस सीजर में, एंड इंट्रोड्यूस द रोमन्स ग्रीक फिलासफी एंड क्रिएटेड लैटिन फिलोसॉफिकल वोकैबुलरी. तो उन्होंने यहाँ पर दो चीज़ें की थी. एक तो उन्होंने रोमन्स को ग्रीक फिलासफी से इंट्रोड्यूस करवाया था, और दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने ही क्रिएटेड फिलोसॉफिकल वोकैबुलरी. Okay, so Petrarch's rediscovery of Cicero's letters is often credited for initiating the 14th century Renaissance. अगर हम बात करें कि 14th सेंचुरी में जो रेनेसा शुरू हुआ था, बर्थ ऑफ नॉलेज शुरू हुआ था, वो ज़्यादातर पेट्रार्क ने जो रिडिस्कवरी की थी सिसरो के लेटर्स की, उनकी वजह से रेनेसा शुरू हुआ था. तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं हॉरेस को देखना या उनके रिलेटेड चीज़ों को जानना. तो इन चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है. हिज वर्क आर्स पोइटिका इज़ इक्वल टू एरिस्टोटल्स पोइटिक्स, एंड यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्स पोइटिका with this statement that it is equal to Aristotle's poetic. जो आर्स पोइटिका है वो पोइटिक्स के क्या है, इक्वल है. और चाहे आर्स पोइटिका हो, चाहे पोइटिक्स हो, या और वर्क हो पुराने, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनसे क्या होता है, हमारे जो आइडियाज़ हैं, इमिटेशन, मिमेसिस, कथारसिस, ये जो हमारे आइडियाज़ हैं ये क्लियर होते चले जाएंगे, और एक टाइम के बाद हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर सकते हैं. और लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के साथ एक फैक्ट है जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए अब, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कि ये एक शॉर्ट पीरियड में तैयार की जा सकने वाली चीज़ है. मीन्स यू कैन प्रिपेयर लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म इन अ शॉर्ट पीरियड. एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका बहुत ब्रॉड पार्ट है. ऑब्वियसली हम उसे तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छे से आता है तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ रोमन क्रिटिक्स. हॉरेस जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. एक तो उनका जो वर्क है आर्स पोइटिका, बहुत बार रिपीट करता हूँ नाम को, इसलिए कि जैसे आप इसे सुनेंगे, अगर आप 10 मिनट वीडियो या 20 मिनट वीडियो सुनते हैं तो इतनी बार आप उस वर्ड को सुन लेते हैं कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाता है. इसलिए जब भी आप पढ़ें तो डेफिनेटली उन वर्ड्स को, बहुत की वर्ड्स को बहुत फोकस करके पढ़िए. जैसे आर्ट्स पोइटिका है तो उसे बार बार इग्नोर करने की बजाय उसे बार बार पढ़ने की आदत डालिए. जैसे आर्ट्स पोइटिका इज इक्वल टू एरिस्टोटल्स पोइटिक्स. सो पोइटिक्स, आर्ट्स पोइटिका, ये आपके कीवर्ड्स हैं. द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ रोमन क्रिटिक्स, और जो हॉरेस हैं आपके, वो रोमन क्रिटिक्स में बहुत इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं.
आर्स पोइटिका मीन्स, जो आर्स पोइटिका है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आपका ट्रीटीज ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री. So Ars Poetica means treatise on the art of writing poetry. He was surrounded by the disciples like Florus and Pisos. तो उनके दो डिसाइपल थे, इम्पॉर्टेंट डिसाइपल. एक था फ्लोरस, दूसरा था पिसोस. ही वॉज वेल इक्विप्ड विद हिज एजुकेशन, फर्स्ट इन रोम, सेकेंड इन एथेंस. और जो एथेंस में और रहे वो 45 to 44 BC तक वहाँ पर रहे. Ars Poetica. Even in Horace's political works, we can see literary pronouncements. जो हॉरेस के पॉलिटिकल वर्क्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हम लिटरेरी प्रोनाउंसमेंट, लिटरेरी बातों को देख सकते हैं, वहाँ पर वो होती हैं. बट फॉर दिस हिज मेन बॉडी ऑफ हिज क्रिटिकल थ्योरीज वी कैन गो थ्रू एपिस्टल टू पिसोस और द आर्स पोइटिका और द आर्ट ऑफ पोइट्री. तो कई सारी चीज़ें, कई सारे नाम हैं इसके एक साथ आप देख सकते हैं. एपिस्टल टू पिसोस भी इसे कहा जाता है, उनका स्टूडेंट था तो उन्होंने लिखा था. और द आर्स पोइटिका and the art of poetry. The title Ars Poetica means a treatise on the art of writing poetry. We have gone through this. This work lacks in form, and the fact is that it is not a regular treatise but a verse letter to his friend or student Pisos. तो जो ये वर्क है पूरा आर्स पोइटिका, वो क्या है? वो उन्होंने जो लेटर्स लिखे थे अपने फ्रेंड पिसोस को, उसी का एक कलेक्शन है. Main aim of Horace as a critic is to give guide to national literature along the lines laid down by Hellenic poet and critics. और जो Hellenic poets and critics थे उनकी जो एक गाइडलाइन थी उसको अपने नेशनल लिटरेचर को देना उनका मेन एक आइडिया था. सो 3 parts are there. First is poiesis, second is poema and third is poet. सो अगर हम शॉर्ट में देखें कि पोइसिस के अंदर में क्या है, तो पोइसिस के अंदर में द डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट. तो कई बार ये आपको दे दिया जाता है कि किस पार्ट में ये लिखा गया है एग्जाम में. सो पोइसिस में आपका द डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट है, पोइमा और द फॉर्म, एंड थर्ड इज पोइटा और द पोइट. ही गिव्स advice to poet regarding art and function of poetry. Now let's see these 3 parts in detail. First is poiesis, poema and poeta. So first is part 1 is poiesis, and a poem must have organic unity. So what he has to say to poets, poets को क्या कहना चाहते हैं? He wants to say that a poem must have organic unity. उसमें organic unity होनी चाहिए. There must exist a harmonious relationship between the parts and the whole. जो पोइम के जितने भी पार्ट्स होंगे, जितने भी स्ट्रेंजाज होंगे, चाहे बिगनिंग हो, मिडल हो या एंड हो, सभी में एक रिलेशन होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. द यूज़ एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स मस्ट बी वाइज. और जो अगर हम पोइट्री की बात करें तो उसमें जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है वो बहुत ही वाइज होना चाहिए. द पोइट इज़ एट लिबर्टी टू कॉइन न्यू वर्ड्स एंड रिसीव ओल्ड वंस. तो रिवाइव ओल्ड वंस. तो यहाँ पे पोइट को उन्होंने एक लिबर्टी भी दी है कि वो कहीं ना कहीं नए वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, कॉइन कर सकते हैं, ओल्ड वंस को रिवाइव कर सकते हैं. जो ओल्ड वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स को कॉइन किया जा सकता है पोइट के द्वारा. Second is poema. The plot should be based on old familiar stories. Novelty may be imparted by skillful treatment. और पोइमा में वो ये पार्ट में बताते हैं सेकंड में कि जो प्लॉट होना चाहिए किसी पोइट का या पोएम का या स्टोरी लाइन होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पुरानी स्टोरीज़ पे, जो वेल इस्टेब्लिश्ड स्टोरीज़ हैं उन पे होनी चाहिए. और अगर कोई नई स्टोरी अगर करनी है तो वो स्किलफुल ट्रीटमेंट के लिए हो सकती हैं. मीन्स उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि न्यू स्टोरीज़ को नहीं रखा जाना चाहिए. Now let's come to the third part, and that is poeta. The fountain source of good writing is sound judgment. तो उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट, देखिए जब हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो ने क्या कहा था कि पोइट एक डिवाइन इंस्पिरेशन से लिखता है. लेकिन यहाँ पे जो हॉरेस हैं वो डिवाइन इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं साउंड जजमेंट की. अ पोइट मस्ट ऑल्सो अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड मैनर्स. जो पोइट है वो
कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आज अगर हम मॉडर्न एज में भी देखें तो पोइट कौन होता है, पोइट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है चीज़ों को, इसीलिए वो लिख पाता है। अगर मैं जाता हूँ बाहर नेचर में और मैं फ्लावर्स को देखता हूँ या पेड़ पौधों को देखता हूँ, तो अगर मैं उन्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ तभी मैं उस पर लिख पाऊँगा। अगर मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊँगा तो मैं नहीं लिख पाऊँगा। तो उन्होंने ये कहा था कि मैन एंड मैनर्स के कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए पोइट को। ही शुड कॉन्स्टेंटली स्टडी द बुक ऑफ लाइफ एंड ड्रॉ लैंग्वेज ऑफ ट्रू लाइफ। उन्होंने कहा है लैंग्वेज ऑफ ट्रू लाइफ को उन्हें क्या करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। Nobility and dignity of soul are necessary to write good poetry. Excessive greed and love for money come in the way of good writing. अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, बहुत लालच में अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोइट्री नहीं लिख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है, नॉबिलिटी एंड डिग्निटी, दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया है अच्छी पोइट्री लिखने के लिए। अ पोइट शुड इंस्ट्रक्ट और प्लीज और टू कैन बी कंबाइंड। तो पोइट का उन्होंने काम क्या बताया, वो इंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी को कोई चीज़ बताने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए पोइट्री लिखी जा सकती है, या किसी को खुश करने के लिए पोइट्री लिखी जा सकती है, और दोनों के दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है आज भी ये चीज़ें मॉडर्न एज में भी ये सारी चीज़ें चलती है। तो ये हॉरेस ने लिखी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 44 BC के समथिंग में वो ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो उस टाइम से और मॉडर्न एज को आप कनेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं। अवॉइड रोमांटिक एक्स्ट्रावेगेंसेज एंड एब्सर्डिटीज़। तो उन्होंने कहा था कि जो रोमांटिक एक्स्ट्रावेगेंसेज हैं या एब्सर्डिटीज़ हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इवन गुड ह्यूमन नोट्स, उन्होंने एक लाइन लिखी है, इवन गुड ह्यूमन नोट्स, एक बीच में एक लाइन है इस वर्क के, उसका मीनिंग है मीन्स माइनर मिस्टेक्स इन पोइट्री मे बी फॉरगिवन। तो इस लाइन का जो हम कहें कि एग्जिस्टेंस है वो इस चीज़ के लिए है कि वो खुद हॉरेस कह रहे हैं कि जो पोइट है उन्हें कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक्स को के लिए फॉरगिव किया जा सकता है, उन्हें इस चीज़ के लिए छोड़ा जा सकता है। पोइट्री हैज़ ग्रेट पावर एंड अपील, और जो पोइट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर और अपील होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैंने एक माइंड मैप बनाने की कोशिश की है। तो आर्स पोइटिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आर्स पोइटिका ये हॉरेस ने लिखा है, इसमें 476 लाइन्स हैं एंड रिटन इन हेक्सामीटर, ये हेक्सामीटर में लिखा गया है। एंड एपिस्टुला एड पिसोस और एपिस्टल टू पिसोस, ये दोनों इसी के नाम हैं। एंड इट कंटेन्स 30 मैगजिम्स फॉर यंग पोइट्स, और यहाँ पे उन्होंने 30 मैगजिम्स भी दी हैं यंग पोइट्स के लिए। दिस वर्क एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन लेटर एजेस ऑन यूरोपियन लिटरेचर, नोटेबली फ्रेंच ड्रामा। उन्होंने फ्रेंच ड्रामा के लिए भी क्या किया है, जो उनका वर्क है उसका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस हमें फ्रेंच ड्रामा में देखने को मिलता है। आर्स पोइटिका वॉज मेंशन फर्स्ट बाय क्विंटलिन इन हिज वर्क इंस्टीट्यूशो ऑरिटोरियो। ओके, तो क्विंटलिन का एक वर्क है इंस्टीट्यूशियो और ऑरिटोरियो, उसमें उन्होंने फर्स्ट इसे मेंशन किया था। द वर्क हैज़ फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय थॉमस ड्रेंट इन 1566 एंड लेटर बाय बेन जॉनसन इन 1640। तो 1640 में इसे बेन जॉनसन ने भी इसे ट्रांसलेट किया था। इसमें एक वर्ड आता है और ये KVS के एग्जाम में पूछा गया था, Papyrus Panus। ओके, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, बट इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है पर्पल प्रोज। द टर्म कॉइन टू क्रिटिसाइज हॉरेस फॉर द यूज़ ऑफ फ्लावरी लैंग्वेज, और ये जो टर्म हुआ है ये कॉइन हुआ है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में, और इसका मीनिंग होता है पर्पल प्रोज, और इस हॉरेस को क्रिटिसाइज करने के लिए इसे यूज किया गया, और क्योंकि उन्होंने फ्लावरी लैंग्वेज यूज की थी। लिटरेरी फ्रेजेस आर देयर सम इन medias res, it is in 148 line into the middle of thing. This is also an important part actually, how can I forget. So ab ovo, it is in 147 line and it means from the beginning, and quandic bonus domitant homerus, sometimes even good homers nod off, it is the meaning of this thing, this line. At pictura poesis
as is painting so is poetry. जैसे कि painting है वैसे ही poetry भी है. And here is a short note I have written for you. Horace once again Deus ex machina. Deus ex machina इसका जो meaning है वो है a plot device whereby a seemingly unsolvable problem in a story is suddenly resolved, like in Lord of Flies, Navy officer rescue the children. So this is Deus Machina, Ex Machina. Hopefully you have got the idea about Horace. If you like the video, please do like it and share it with others. And thank you for being with me and being in channel. See you soon.